नमस्कार, स्वागत है आपका जागरण बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ मोहिनी त्यागी। आप देख रहे हैं हमारा वीकली कार्यक्रम आईपीओ जंक्शन, जिसमें कि हम बात करते हैं आईपीओज की। और अगस्त में तो सच में आईपीओज की झड़ी ही लगी हुई है। मेन बोर्ड आईपीओज लगातार मार्केट में आ रहे हैं, लगातार उनकी लिस्टिंग हो रही है। कुछ अच्छी लिस्टिंग हो रही है, कुछ नेगेटिव हो रही है, लेकिन जो भी हो रहा है हम उन पर बातचीत जरूर कर रहे हैं। और इस हफ्ते भी हम ऐसे ही 3 आईपीओज को लेकर आए हैं जिन पर हम बातचीत करेंगे। तीनों आईपीओज ऑलमोस्ट डिफरेंट सेगमेंट्स से आईपीओज हैं तीनों, और तीनों की जो डेट है ओपनिंग की वो 24 अगस्त से 27 अगस्त के बीच की है। और इन तीनों आईपीओज पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ आज फिर से मौजूद हैं हमारी खास मेहमान। आज हमारे साथ मौजूद हैं आस्था जैन, सीनियर एनालिस्ट हेमरिस्क सिक्योरिटीज से। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, Thank you, Mohini, for calling me on the show, and good afternoon to everyone. बिल्कुल मैम, प्लेजर इज ऑल आवर्स। और बिल्कुल हम शुरुआत करते हैं आईपीओ की। तीनों ही आईपीओ की डेट तो सेम है, तो शुरुआत हम हाईटेक इंजीनियर्स आईपीओ से ही कर लेते हैं कि इस आईपीओ का क्या है। मैं एक बार डिटेल्स बता देती हूँ दर्शकों को। तो इस आईपीओ की डेट 24 अगस्त से 27 अगस्त के बीच है। इसके बीच आप इसमें निवेश कर सकते हैं। और जो इसका प्राइस बैंड है 50 रुपीज़ से 53 रुपीज़ पर शेयर का है। इसके साथ ही लॉट साइज 283 शेयर्स का है। इसका टोटल इशू 136 करोड़ का है और फ्रेश इशू 60 करोड़, ऑफर फॉर सेल 76 करोड़ है। जो अभी तक एंकर इन्वेस्टर्स की अगर बात करूं तो उससे इस आईपीओ ने 40.72 करोड़ रेज कर लिए हैं। कंपनी का थोड़ा सा मैं डिस्क्रिप्शन दे दूं तो 1978 में ये कंपनी बन चुकी थी। और ये जो कंपनी है ये डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई करती है हाइड्रोलिक फिटिंग्स की अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में। अब इसके साथ ही इसका जो पोर्टफोलियो है वो 11,000 एसकेयूज़ का है। और ये किस तरीके से काम करती है कंपनी, क्या इसके फाइनेंशियल्स हैं, ये सब हम मैम से जानेंगे कि मैम इसका ज़्यादा अच्छे से डिस्क्रिप्शन बता पाएंगी कि इस कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, कंपनी किस नीश में काम करती है या कंपनी किस सेगमेंट में बेसिकली काम कर रही है, और आपको कैसी लग रही है मैम ये कंपनी। हालांकि इशू साइज बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं नजर आ रहा है इसका। जी मोहिनी, देखिए ये एक हाइड्रोलिक फिटिंग्स बनाती। क्या होता है हाइड्रोलिक फिटिंग? जैसे हमारी बड़ी बड़ी जो केन्स होती हैं, ट्रैक्टर्स वगैरह होते हैं, या कोई इंडस्ट्रियल मशीनरी होती है, तो उसमें हाइड्रोलिक पाइप्स होते हैं जो कि ऑयल को कैरी करते हैं बहुत हाई प्रेशर पे। तो ये क्या करते हैं, ये हाइड्रोलिक कनेक्टर्स बनाते हैं जो कि पाइप्स को कनेक्ट करते हैं। तो ये वो वाले जिसे हम कहते हैं हाईली इंजीनियर्ड प्रिसिशन कंपोनेंट्स ये लोग बनाते हैं। अब इसकी महत्वता क्या है? क्योंकि देखिए इनके पास 11,000 एसकेयूज है, यानी कि आप ये मानिए कि अलग अलग साइज के, ये अलग अलग शेप के, इस तरह के 11,000 एसकेयूज है। तो कोई भी कस्टमर है तो उसको वैरायटी मिलती है। दूसरी तरफ ये एक तरह से वैल्यू एडेड इंजीनियरिंग कंपोनेंट आप मानिए, क्योंकि अगर थोड़ा भी कनेक्टर खराब हुआ तो लीकेज होने का खतरा रहता है, बिगड़ने का खतरा रहता है। तो जब बड़े बड़े ये जो इंडस्ट्रियल मशीनरी, जैसा कि आपने बोला एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल मशीनरी, यहाँ पे ये सब कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में काम में आते हैं। तो वहां पे इतने हजार करोड़ की मतलब करोड़ों की जहाँ मशीन होती है, वहां पे फिर कस्टमर चाहता है कि हमें एक स्पेशलाइज्ड फिटिंग्स वाले चाहिए। तो इसलिए इनकी कस्टमर स्टिकीनेस बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड ये बनाते हैं प्रिसिशन इंजीनियर्ड कंपोनेंट्स करके। तो वहां पे कस्टमर ये नहीं देखेगा कि कोई महंगा दे रहा है तो मैं लूं कि लूं, क्योंकि जब इतने करोड़ की मशीन है तो वो अच्छे ही उसमें जाएगा। तो इनका नाम काफी अच्छा है। एसकेयूज जैसा मैंने आपको बोला बहुत ज्यादा इनके पास है, तो इस वजह से इनका काम काफी बढ़िया है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह के बिजनेस में है, क्योंकि ये B2B में है, डायरेक्टली ये कस्टमर कस्टमर्स को कंज्यूमर्स को देंगे। नहीं देते, ये बिजनेसेस को प्रोवाइड करते हैं या ओईएम्स को प्रोवाइड करते हैं। तो इनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी आप देखे नहीं जाएंगे, बेहद शानदार फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है। और सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट जो इनका मुझे आईपीओ का लगा वो वैल्यूएशन है। वैल्यूएशन इन्होंने 22 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे जो ये लेके आ रहे हैं, एकदम डिसेंट और रीजनेबल वैल्यूएशन की है एज कंपेयर टू पीयर्स। तो इन सब पैमाने के चलते बहुत स्ट्रॉन्ग हमें ये आईपीओ लग रहा है। बिल्कुल आप इसमें लगाइए, लिस्टिंग गेन के लिए लगाना चाहते हैं तो लगाइए, लंबी अवधि में रखना चाहते हैं तो भी लगा सकते हैं। दोनों ही तरह के जो इन्वेस्टर्स हैं वो इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ एक ही चीज खटकती है कि इश्यू साइज बहुत छोटा है, तो अलॉटमेंट के चांसेस टफ हो जाते हैं। बिल्कुल। बाकी ओवरऑल मैम को ये आईपीओ हाईटेक का जो आईपीओ हाईटेक इंजीनियर्स का, ये ओवरऑल पसंद आ रहा है। इसके फाइनेंशियल्स भी हमको अच्छे लग रहे हैं और आईपीओ में लंबी अवधि के लिए और लिस्टिंग गेन दोनों के लिए लगाने की सलाह दी गई है। चलिए अब अगले आईपीओ की तरफ बढ़ते हैं। अगला आईपीओ है सिम बायोटेक फार्मा लैब का आईपीओ। ये आईपीओ भी 24 अगस्त से 27 अगस्त के बीच में खुला हुआ है। इसकी जो प्राइस बैंड है वो 938 रुपीज़ से 988 रुपीज़ के बीच का है। लॉट साइज 15 शेयर्स का है और ये भी फ्रेश कैपिटल और ओएफएस दोनों का मिक्स है। टोटल इशू साइज इसका 1757 करोड़ का है और 150 करोड़ का जो है वो फ्रेश इशू है। ऑफर फॉर सेल 1607 करोड़ का है।
कंपनी ने अभी तक एंकर इन्वेस्टर्स की अगर बात करें तो एंकर इन्वेस्टर्स से करीबन 526.20 करोड़ एंकर इन्वेस्टर्स से जुटा लिए हैं। और इसके साथ ही कंपनी का जो जीएमपी है, इस आईपीओ का जो जीएमपी चल रहा है, इसकी भी मैं बता दूं, वो 350 रुपये के आसपास का इसका जीएमपी चल रहा है ऑलरेडी। और उम्मीदें बाजार में जो बढ़ जाती हैं जीएमपी को लेकर, जीएमपी के बाद की कंपनी बहुत अच्छी शायद उसकी लिस्टिंग हो जाए, इस पर भी हम बातचीत करेंगे आखिर में कि इसके बारे में क्या करना चाहिए, निवेशकों को इसको देखना चाहिए कि नहीं, और इसको किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, जीएमपी को देख के हाइप ना बनाए किसी भी आईपीओ की। तो चलिए मैम, सिम्बायोटिक का आईपीओ आपको कैसा लग रहा है और इस पर आपकी क्या राय बनती है इस वक्त? हाँ, देखिए सिम्बायोटिक फार्मा लैब्स का जो बिजनेस है, मैं पहले थोड़ा वो समझाऊंगी। ये लोग क्या बनाते हैं, स्टीरॉइड्स, एपीआई और हॉर्मोन्स। ठीक है, ये बनाते हैं, लेकिन ये जो हॉर्मोन्स और ये स्टीरॉइड एपीआई जो है, ये एकदम निश कैटेगरी के हैं, क्योंकि इसमें दो तरह की आप ये मानिए चीजें लगती हैं। एक तो आपका इसमें केमिस्ट्री भी होना चाहिए, उस पर पकड़ होनी चाहिए, और फर्मेंटेशन पे पकड़ होनी चाहिए। तो इंडिया में बहुत कम कंपनी है जो केमिस्ट्री प्लस फर्मेंटेशन दोनों के कॉम्बिनेशन पे काम करती है, लेकिन ये दोनों के कॉम्बिनेशन में काम करते हैं, और इसीलिए ये थोड़ा निश बिजनेस हो जाता है। दूसरी तरफ जब आप इस तरह के एपीआई बनाते हैं जो कि स्टीरॉयड या हॉर्मोन्स रिलेटेड एपीआई रहते हैं, तो वहां पे हाई एंट्री बैरियर होते हैं, क्योंकि आपको टेक्निकल नो हाउ बहुत स्ट्रॉन्ग आपको रखना पड़ता है। आपकी मैन्युफैक्चरिंग एकदम स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग जिसे हम बोलते हैं वो होती है। रेगुलेटरी अप्रूवल्स आपको काफी ज्यादा लगते हैं। तो हर किसी कंपनी के बस का नहीं है कि ये इस तरह के निश स्पेस में एंटर करे, तो वहां पे इनका एडवांटेज आता है। दूसरी तरफ अगर देखें तो अभी ये इंजेक्टेबल्स बिजनेस से भी अब इनकी कारोबार से इनको फाइनेंशियल में और इंक्रीमेंट होने लगेगा, क्योंकि ये इंजेक्टेबल्स में भी हैं और आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट काफी अच्छे हैं। देखिए, पास्ट का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखेंगे तो इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ लगेगी नहीं, मार्जिन्स भी ठीक ठाक लगेंगे। तो उसके पीछे का कारण भी है कि लास्ट 2-3 सालों में कंपनी ने कुछ केपेक्स भी किया, साथ में कुछ एक इनके जो बिजनेसेस थे वहां पे टैक्सेशन और डेप्रिसिएशन, क्योंकि नए नए इन्वेस्टमेंट्स किए थे, तो उसमें टैक्सेशन और डेप्रिसिएशन की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी सप्रेस हुई। लेकिन फ्यूचर इसकी जो ग्रोथ है काफी बढ़िया रहने वाली है, क्योंकि ये तरह का जो बिजनेस है इसका इंडस्ट्री साइज बहुत बड़ा है, निश बिजनेस में ये है जैसा हमने बताया। तो मुझे लगता है इन सब पैमाने पे एक फंडामेंटली काफी मजबूत एक ये कंपनी हो सकती है। और सबसे इनका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी इस कंपनी में है, यानी कि बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है। तो जहां आपको कोई चीज आपको रॉ मटेरियल सप्लायर से चाहिए, वहां आपकी प्राइस ज्यादा हो जाती है, लेकिन जब आप खुद बैकवर्ड इंटीग्रेटेड होते हैं तो सप्लाई चेन वगैरह सब आपके हाथ में रहता है, तो वो आपके लिए चीप प्रोसेस भी हो जाता है। तो ये बैकवर्ड इंटीग्रेटेड कंपनी भी है, तो वहां पे भी एक एडवांटेज मिलता है। तो इन सब पैमाने पे मुझे ये आईपीओ अच्छा लग रहा है। यहाँ पे भी सब्सक्राइब की रेटिंग है, लिस्टिंग गेन के लिए भी लगाइए, लंबी अवधि के लिए भी लगाइए। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से आने वाले टाइम में इनकी रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ने वाली है, जैसा मैंने बोला, इंजेक्टेबल बिजनेस से काफी अच्छा शेयर आएगा, और साथ में जितने इन्वेस्टमेंट्स करने थे इन्होंने कर लिए, तो उसके बेनिफिट्स हमें फ्यूचर में आते हुए दिखेंगे। तो उन सब की वजह से मुझे लगता है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए भी एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट हो सकता है इस कंपनी में अप्लाई करे तो दोनों ही तरह के निवेशक इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। बिल्कुल, तो इस पर भी मैम की सब्सक्राइब की रेटिंग है और लंबी अवधि के लिए और लिस्टिंग इन दोनों के लिए ही इसमें सलाह दी गई है कि आप इसमें पैसा निवेश कर सकते हैं। चलिए, स्काईवेज एयर सर्विसेज जो तीसरा आईपीओ है जो खुला हुआ है 24 अगस्त से 27 अगस्त के बीच, इसका जो प्राइस बैंड है वो 131 से 138 रुपीज़ के बीच का है। लॉट साइज 100 शेयर्स का है और ये 583 करोड़ का टोटल इशू है, जिसमें से फ्रेश इशू 399 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल 184 करोड़ का है। इसका जीएमपी की बात करें तो वो 29 रुपीज़ के आसपास इस वक्त चल रहा है। और ये जो आईपीओ है इसने एंकर इन्वेस्टर्स से अब तक 174.54 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। ये जो कंपनी है स्काईवेज एयर सर्विसेज, ये लॉजिस्टिक्स और फ्रीट फॉरवर्डिंग कंपनी है जो पिछले 4 डिकेड से इंडिया में काम कर रही है इसी सेक्टर में। मैम, ये जो तीनों हमने आईपीओ की बात करी, तीनों काफ़ी डिफरेंट मतलब बिल्कुल अलग अलग स्ट्रीम के आईपीओ हैं, तीनों अलग अलग मार्केट में काम करते हैं। तो ये तीसरी कंपनी है, इसके बारे में बताइए और इसके फाइनेंशियल्स आपको कैसे लग रहे हैं, इस पर आपका क्या ख्याल है इस वक्त? देखिए, स्काईवेज क्या है, एक एयर फ्रेट फॉरवर्डर बिजनेस में है ये कंपनी। यानी कि सपोज करिए अगर मुझे कोई भी चीज जर्मनी भेजनी है, सपोज करिए कोई मशीन, तो मैं
क्या करूंगी, मैं स्काईवेज को कांटेक्ट करूंगी और सारा काम स्काईवेज मेरे लिए करके देगी। जस्ट कस्टम से लेके कौन सा एयरलाइन से भेजना है या फिर कहाँ वेयर हाउसिंग होगी, कौन सी ट्रकिंग कंपनी वहां से डेस्टिनेशन पे पहुंचाएगी, सारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह। तो ये सब काम अगर करने हैं तो स्काईवेज इसमें मीडिएटर की तरह आता है। तो देखा जाए तो 77% जो इनका रेवेन्यू है वो इसी से आता है, एयरवेज फ्रेट से। और बाकी का जो रेवेन्यू है वो कुछ पार्सल से और ओशन फ्रेट से आता है। ये बिजनेस अच्छा है अनडाउटेडली, लेकिन इस बिजनेस का एक ही कंसर्न कह सकते हैं कि मार्जिन इस तरह के बिजनेस में कम होते हैं, क्योंकि एज अ मिडिल मैन स्काईवे इज गेटिंग सर्विस फीस। तो वहां पे क्या रहता है कि जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता जाता है, वॉल्यूम बेस्ड बिजनेस है, वहां उनकी फीस और उनके रेवेन्यू में बढ़ोतरी होती रहती है। तो लो मार्जिन बिजनेस है, लेकिन फिर भी बिजनेस काफी अच्छा है, पुरानी कंपनी ये है। और ये प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल जिसपे ला रहे हैं वो लगभग 31 के आसपास है। और वो भी ठीक है। वो ठीक हम्म। इसलिए है क्योंकि बाकी के पेयर्स जो इस लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में है जी। उनके काफी हाई पी मल्टीपल रहते हैं, तो उस हिसाब से भी ये ठीक लगता है। और मुझे लगता है बिल्कुल यहाँ पे भी सब्सक्राइब कीजिए। लिस्टिंग गेन और लंबी अवधि दोनों ही तरह के निवेशक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। स्काईवेज भी हमको पसंद आता है। और अच्छी बात ये लग रही कि ये तीनों आईपीओज इस बार जो हम डिस्कस कर रहे हैं, तीनों में ही हमारी सब्सक्राइब अप्लाई करने की है, लिस्टिंग गेन और लंबी अवधि। बिल्कुल, तो मैम तीनों में आपने सब्सक्राइब की रेटिंग दी है। अब तो ये थे 3 आईपीओज़ जिनका डिस्कशन हमने आज किया, जो इस हफ्ते खुले हुए हैं। इन तीनों आईपीओज़ में जो आस्था जैन हमारे साथ एनालिस्ट मौजूद थी, उन्होंने कहा कि तीनों ही आईपीओज़ पर उनकी सब्सक्राइब की रेटिंग दी है उन्होंने, और तीनों ही आईपीओज़ पर लंबी अवधि और लिस्टिंग गेन दोनों के लिए उनको उम्मीद है कि लिस्टिंग गेन भी अच्छे हो सकते हैं। चलिए, अब अगले हफ्ते आपसे फिर से मुलाकात होगी और फिर से हम मौजूद होंगे आपके साथ नए आईपीओज़ के साथ, और उनकी लिस्टिंग अगर अच्छी हुई या फिर नहीं भी अच्छी हुई, जो भी आईपीओज़ होंगे उनको लेकर आपके सामने ज़रूर हाजिर होंगे। तो आप लगातार देखते रहें हर हफ्ते आईपीओ जंक्शन और बने रहें जागरण बिजनेस के साथ।